ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से परिवार की, जिसके मुखिया गुप्ता जी थे। गुप्ता जी जिनकी एक सरकारी नौकरी थी, एक सीधा साधा जीवन व्यय। उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी। उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम नेहा, छोटी बेटी का नाम सीमा थी। दोनों बहनें आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज थी। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी, यूँ बोलो तो होशियार थी। और दूसरी तरफ सीमा जो थोड़ी चंचल स्वभाव की, थोड़ी नटखट सी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 3 महीने पहले कुछ बदलना शुरू हुआ। शुरुआत बहुत छोटी थी। एक दिन नेहा ने कहा, मम्मी थोड़ी कमज़ोरी लग रही है। सबको लगा मौसम बदल रहा होगा या शायद पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, इसलिए उसको कमज़ोरी लग रही है। लेकिन अगले ही हफ्ते नेहा का वजन अचानक से कम होने लगा। उसका चेहरा जो पहले चमकता था, अब धीरे धीरे पीला पड़ने लगा है। गुप्ता जी ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। ब्लड टेस्ट हुई, रिपोर्ट हुई, स्कैन किया गया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। डॉक्टर ने कहा, बस थोड़ी वीकनेस है, मेडिसिन दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ठीक नहीं हुई, बल्कि हालात और ख़राब होते गए। अब नेहा सिर्फ कमज़ोर नहीं थी, उसका दिन ब दिन बिहेवियर चेंज होने लग गया था। कभी कभी वो अचानक चुप हो जाती थी, घंटों एक ही जगह देखती रहती थी और कुछ बिना किसी वजह के जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी। एक दिन तो हद हो गई। सीमा ने बताया कि नेहा अपने कमरे में अकेले बैठी थी और किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था उस वक्त। पहले सबने इग्नोर किया, लेकिन फिर एक रात नेहा अचानक उठी और चलने लगी। सीढ़ियों से उतर गई। पूरा घर हिल गया उसकी आवाज़ से। जब उसे उठाया गया तो उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही थी। अब गुप्ता जी सच में डर गए थे। उन्होंने शहर के एक सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया। झज्जर, रोहतक, दिल्ली तक, हर जगह वही जवाब, रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, मे भी साइकोलॉजिकल इश्यू होगा। लेकिन अगर डॉक्टर के हिसाब से सब नॉर्मल था, तो नेहा दिन ब दिन खराब क्यों हो रही थी? धीरे धीरे नेहा का शरीर जैसे उसका साथ छोड़ रहा था। चलते चलते गिर जाना, अचानक कांपना और कई बार ऐसी बातें करना जो उसकी नहीं लगती थी। घर का माहौल बदल चुका था। जहाँ घर में पहले हंसी मजाक होता था, जहाँ पहले घर में हंसी मजाक होती थी, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता है। माँ हर रात रोती है। सीमा अब डर के मारे नेहा के कमरे में अकेले जाने से बचती है। और गुप्ता जी वो बस चुप हो गए थे। एक दिन शाम का वक्त था। गुप्ता जी घर के बाहर खड़े थे। तभी उनके पड़ोसी आए। उन्होंने धीरे से पूछा, भाई साहब नेहा कैसी है? गुप्ता जी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं सब नॉर्मल है, लेकिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने ख़त्म होती जा रही है। पड़ोसी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूँ? गुप्ता जी ने उनकी तरफ देखा, बोला, कहिए ना। वो थोड़ा और करीब आए और धीमी आवाज़ में बोले, कभी कभी हर चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। गुप्ता जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला, मतलब? पड़ोसी ने इधर उधर देखा जैसे कोई ना सुन ले, फिर बोले, एक तांत्रिक है रोहतक में, बहुत लोग उसके पास जाते हैं और कई ऐसे केसेस उन्होंने ठीक किए हैं जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते। गुप्ता जी तुरंत बोले, नहीं भाई साहब, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। पड़ोसी ने बीच में ही रोक दिया, मैं भी नहीं करता था। थोड़ा रुक कर पड़ोसी बोले, मैं भी नहीं करता था भाई साहब, लेकिन जब बात अपनी औलाद पर आती है तो इंसान हर दरवाज़ा खटखटाता है। ये बात सीधे गुप्ता जी के दिल पर लग गई। उस रात घर में कोई नहीं सो रहा था। माँ रो रही थी, सीमा चुपचाप कोने में बैठी थी, आंखें खुली हुई थी, और नेहा बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी आंखें खुली थी और वो छत की तरफ देख रही थी। वो छत को कुछ इस तरीके से देख रही थी जैसे उसे वहाँ कुछ दिख रहा हो। अगली सुबह गुप्ता जी ने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने अपने फ़ोन में वो नंबर डायल किया जो पड़ोसी ने दिया था। फ़ोन उठा, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, पंडित मदन शर्मा का कार्यालय। गुप्ता जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मुझे अपनी बेटी के लिए पंडित जी से मिलना है। उधर से जवाब आया, अभी वो बहुत व्यस्त है, 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। गुप्ता जी ने बिना सोचे कहा, ठीक है, हम आ जाएंगे उस दिन। फ़ोन कट किया गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो कदम उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ उनकी बेटी की बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज का दरवाज़ा खोलने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और शायद अगर वो उस दिन ये फ़ोन नहीं करते तो आगे
और अगर वो उस दिन फ़ोन नहीं करते तो आगे जो होने वाला है उसके बारे में उनको कभी पता ही नहीं चलता। 2 दिन बाद गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ रोहतक जाने के लिए निकले। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई से होने वाली है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। सुबह का समय था लेकिन घर के अंदर का माहौल अभी भी रात जैसा भारी था। नेहा को उन्होंने घर पर ही छोड़ा। सीमा उसके पास बैठी थी लेकिन सीमा डर रही थी उसके पास बैठते हुए, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत इकट्ठा की और अपनी बहन के पास बैठी। जाते जाते महा ने नेहा के सिर पर हाथ फेरा लेकिन नेहा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बस आंखें खोलकर उन्हें देखती रही। उसकी नज़रों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे समझना मुश्किल था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। गाड़ी धीरे धीरे झज्जर से निकलकर रोहतक की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में दोनों चुप थे, ना कोई बात ना कोई सवाल, बस गाड़ी के इंजन की आवाज़ और बीच बीच में माँ की दबती हुई सिसकियाँ। करीब डेढ़ घंटे बाद वो रोहतक एक पुराने इलाके में पहुँचे। संकीर्ण गलियाँ, टूटी हुई दीवारें और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। गाड़ी रोककर उन्होंने आसपास देखा। पड़ोसी ने जो पता दिया था वो यही कहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों से पूछने के बाद उन्होंने एक पुरानी सी हवेली के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। हवेली के बाहर पहले से ही कई लोग खड़े थे। कुछ अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ बाहर बैठे थे, उनके नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। किसी के हाथ में फ़ोटो था तो कोई किसी को संभाल कर बैठा हुआ था। हर चेहरे पर एक ही चीज़ थी, उम्मीद और डर। गुप्ता जी उनकी पत्नी भी धीरे से भीड़ में शामिल हो गए। अंदर से मंत्रों की धीमी आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में किसी के चीखने की भी आवाज़ आ रही थी, जिससे माँ बहुत डर जाती है और वो गुप्ता जी का हाथ बहुत कसकर पकड़ने लग जाती है। करीब 30-40 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक आदमी बाहर आया। गुप्ता जी चौंक गए। जी हाँ बोलिए, मैं ही हूँ गुप्ता जी। अंदर आइए, पंडित जी बुला रहे हैं। दोनों अंदर आए। जैसे ही उन्होंने उस हवेली के अंदर कदम रखा उन्हें तुरंत एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ना पूरी तरह से सड़ी हुई थी ना पूरी तरह से जली हुई, बस कुछ ऐसा जो आपको अंदर तक एहसास कर दे। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। चारों तरफ दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें और कुछ पुराने तांत्रिक के चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड। उसके सामने बैठे थे पंडित मदन शर्मा। लंबा कद, सफ़ेद कपड़े, माथे पर गहरा तिलक और आंखें बहुत गहरी, जैसे वो सामने वालों को नहीं उसके अंदर तक देख रहे हो। गुप्ता जी ने धीरे से नमस्ते की। पंडित जी, मेरी बेटी। उन्होंने बात पूरी भी नहीं की थी कि पंडित जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। फ़ोटो लाए हो? गुप्ता जी ने तुरंत जेब से नेहा की फ़ोटो निकाली और उसके सामने रख दी। पंडित जी ने फ़ोटो उठाई और जैसे ही उन्होंने उस पर नज़र डाली उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। कमरे में अचानक और सन्नाटा फैल गया। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले फ़ोटो को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, कब से शुरू हुआ ये सब? गुप्ता जी ने सब कुछ बताना शुरू किया। कमजोरी, घृणा, अजीब हरकतें, डॉक्टर को बताया, सब कुछ। पंडित जी चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने फ़ोटो को नीचे रखा और सीधा गुप्ता जी की आंखों में देखते हुए बोला, ये बीमारी नहीं है। माँ का दिल तेज़ी से धड़कने लग गया। तो फिर क्या है ये? पंडित जी कुछ सेकंड चुप रहे और फिर बोले, इसके ऊपर कुछ है। कमरे की हवा और भारी हो गई। गुप्ता जी ने धीरे से पूछा, मतलब कहना क्या चाहते हो आप? पंडित जी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मुझे आपके घर आना पड़ेगा। गुप्ता जी ने जल्दी से पूछा, क्या आज आना चाहते हो आप? पंडित जी बोले, हाँ, जितना जल्दी हो सके मुझे आपके घर जाना है। करीब 1 घंटे बाद पंडित मदन शर्मा गुप्ता जी के साथ उनके घर की तरफ निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद पंडित मदन शर्मा और गुप्ता जी और उनकी पत्नी उनके घर की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे गाड़ी झज्जर की तरफ बढ़ रही थी, पंडित जी चुप रहते गए, आंखें बंद थी, जैसे कुछ महसूस कर रहे हो। और गुप्ता जी बस स्टीयरिंग पकड़े हुए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। घर पहुंचते ही पंडित जी ने बिना किसी कुछ बोले दरवाजे के सामने ही रुककर आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड, फिर धीरे धीरे बोले, अंदर चलो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हो गए उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा और एकदम रुक गए। गुप्ता जी भी घबरा गए। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने कुछ नहीं कहा,
बस धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम बहुत संभल कर उन्होंने रखा, जैसे वो किसी अंधे की चीज़ को महसूस कर रहे हो। सीढ़ियों के बीच में दीवार पर दो छिपकलियाँ एक दूसरे के सामने जमी हुई थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। पंडित जी कुछ सेकंड वही खड़े रहे, फिर उन्होंने नज़र हटाई और ऊपर की तरफ बढ़ गए। नेहा का कमरा ऊपर दाई तरफ था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर हल्की सी रोशनी थी। जैसे ही पंडित जी कमरे में दाखिल हुए, नेहा बिस्तर पर बैठ गई। सीमा उसके पास थी। माँ भी पीछे पीछे अंदर आई। नेहा ने धीरे से सिर उठाया और पंडित जी को देखा। कुछ सेकंड दोनों की नज़रें मिली हुई थी, एकदम सॉलिड आई कांटेक्ट। फिर नेहा हल्के से मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज़ सामान्य थी, इतनी सामान्य कि एक पल के लिए सबको लगा शायद सच में सब ठीक हो चुका है। पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़े और उसके सामने बैठ गए। पानी मिलेगा? उन्होंने पूछा। पंडित जी ने पूछा, पानी मिलेगा? माँ तुरंत रसोई की तरफ भागी और एक गिलास पानी लेकर आई। जैसे ही गिलास नेहा के हाथ में दिया गया, उसकी अंगुलियां अचानक से कस गई। गिलास हल्का सा कांपा और फिर नेहा का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल उसने गिलास जमीन पर फेंक दिया। छन! सीमा डर के मारे पीछे हट गई। माँ चिल्ला उठी, नेहा, नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन वो नेहा नहीं थी। उसका शरीर वही था, लेकिन आवाज़ बदल चुकी थी, भारी, कर्कश और गुस्से से भरी। क्यों लाए हो इसे यहाँ तुम? कमरे का तापमान जैसे अचानक से गिर गया हो। पंडित जी बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, तू कौन है? बता मुझे, तू कौन है? और एकदम से कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने धीरे धीरे कहा, नाम जानना है? उसकी गर्दन अचानक एक तरफ झुकी और आंखें सीधे पंडित जी पर टिक गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, विमला। और उसी पल कमरे में खड़ा हर इंसान को ये एहसास हो गया जो कुछ वो अब तक झेल रहे थे वो सिर्फ शुरुआत। कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी बहुत तेज़ तक आ रही थी। गुप्ता जी का गला सूख चुका था। उनकी पत्नी, जो अब तक उनके आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, अचानक ज़मीन पर बैठ गई। ये क्या था? उसकी आवाज़ काँप रही थी। तांत्रिक, जो अब तक मंत्र पढ़ रहा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो आम इंसान देख नहीं सकता। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, पंडित जी बोले। उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। पंडित जी डरते हुए बोले, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। गुप्ता जी बोले, मतलब? तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और कुछ पल चुप हो गए, जैसे शब्द ढूंढ रहे हो। फिर बोला, ये बुलाया गया है। ये सुनते ही परिवार का माहौल और भारी हो गया। बुलाया गया है? गुप्ता जी की पत्नी ने घबरा कर पूछा। किसने बुलाया और क्यों? तांत्रिक ने सीधा जवाब दिया। वो धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा जहाँ अभी कुछ देर पहले वो साया दिखा था। उसने ज़मीन को ध्यान से देखा, फिर उंगलियों से कुछ छुआ और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। ये बहुत पुराना है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। गुप्ता जी अब पूरी तरह से टूट चुके थे। आसपास सब। गुप्ता जी बोले, आप साफ साफ बताइए बाबा, हमारे साथ क्या हो रहा है? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और उनकी तरफ मुड़ा। किसी ने आपके परिवार पर काला जादू कर लिया है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो। काला जादू? पत्नी की आवाज़ में फुसफुसाहट। गुप्ता जी की पत्नी ने घबराते हुए बोला, काला जादू? तांत्रिक ने सिर हिलाया। और यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, यह बहुत सोच समझ कर, बहुत नफरत के साथ किया गया है। गुप्ता जी की आंखों के सामने अचानक पिछले कुछ महीनों की सारी घटनाएं घूमने लगी। घर में अजीब आवाज़ें, रात को दरवाज़ों को अपने आप खुलना, और वो परछाई जो कभी पूरी दिखाई नहीं देती लेकिन हमेशा महसूस होती है। लेकिन हमारा किसी से गुप्ता जी बोले,
लेकिन हमारा तो कोई किसी से दुश्मनी है नहीं। तांत्रिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन वो हंसी सुकून देने वाली नहीं थी। दुश्मनी हमेशा सामने से नहीं होती, कभी कभी सबसे करीब के लोग ही सबसे गहरे वार देते हैं। यह सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शक अब डर से भी बड़ा हो चुका था। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! तीनों चौंक गए। हवा अचानक से ठंडी हो गई। तांत्रिक ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और बोला, वो यहीं पे है। गुप्ता जी की पत्नी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। गुप्ता जी की आवाज़ काँप रही थी। गुप्ता जी काँपती हुई आवाज़ में बोले, कौन है वो? तांत्रिक ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने ज़मीन पर एक छोटा सा घेरा बना लिया और दोनों को उसके अंदर खड़े होने के लिए इशारा किया। जो भी हो, इस घेरे से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों ने बिना कुछ पूछे उसकी बात मान ली। तभी कमरे के कोने से धीरे धीरे खरोचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गुप्ता जी का दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर ली और तेज आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम कली काली कालिकाय नमः, ओम कली कली कालिकाय नमः। जैसे मंत्र तेज होते गए वैसे वैसे खरीदने की आवाज़ बढ़ती गई और फिर दीवार का एक छोटा सा हिस्सा अपने आप टूट गया और उस दरार के अंदर से कुछ हिलता हुआ दिखा। गुप्ता जी की पत्नी ने डर के मारे चीख दबा ली। वो चीख धीरे धीरे बाहर आ रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ नॉर्मल से कहीं ज़्यादा लंबे थे और चेहरा जैसे पूरी तरह अंधेरे में डूबा हो। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, जो कि पूरी लाल हो चुकी थी। सीधे उनकी तरफ ही देख रही थी। तांत्रिक ने अचानक से जोर से मंत्र पढ़ा, दूर हो जा, जिस लोक से आई है वहीं पे लौट जा। लेकिन वो चीज़ रुकी नहीं, वो और करीब आ गई और फिर उसने पहली आवाज़ निकाली। एक ऐसी आवाज़ जो इंसान की नहीं थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। वो बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। गुप्ता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या चाहता है? उन्होंने हलकते हुए पूछा। तांत्रिक का चेहरा अब पसीने से भीग चुका था। तांत्रिक बोला, ये सिर्फ डराने नहीं आया, ये कुछ लेने आया है। पत्नी ने बोला, क्या? तांत्रिक ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, आपके परिवार की किस्मत, आपकी खुशियाँ और शायद आपकी ज़िंदगी भी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा तूफान आने से पहले की शांति की तरफ शांत था, क्योंकि वो चीज़ अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया घेरे की तरफ, जैसे वो किसी भी पल उस सुरक्षा को तोड़ देगी। तांत्रिक ने आखिरी कोशिश करते हुए जोर से मंत्र पढ़ा, जय माँ काली, और उसी पल कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था और अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी, वो दो लाल जलती हुई आंखें जो अब भी सीधे गुप्ता जी की तरफ ही देख रही थी। गुप्ता जी का पूरा शरीर कांपने लग गया था। ना वो हिल पा रहे थे, ना वो बोल पा रहे थे। बस उनकी आंखें उसी अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा वो आंखें सिर्फ उन्हें ही देख। गुप्ता जी का पूरा शरीर जैसे जम गया हो। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। बस उसकी आंखें उसी अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों की तरफ देख रही थी। सिर्फ उन्हें देख नहीं रही थी, बल्कि उनके अंदर उनके डर, उनके हर राज को पढ़ रही थी। अचानक उन लाल आंखों के साथ एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। वो कुछ ऐसी थी जिसमें दर्द भी था, नफ़रत भी, और कुछ एक अजीब सी सुकून भी, जैसे वो इस पल का बहुत सब्र से इंतजार कर रही हो। एक भारी टूटी हुई आवाज़ अंधेरे में गूंजी, तू ही है गुप्ता? गुप्ता जी के होंठ काँप उठे। कौन? उस साये ने एकदम और आगे बढ़ाया। अब वो सुरक्षा घेरा बस कुछ इंच दूर था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में अब वो ताकत नहीं थी। लेकिन वो खुद को भी कुछ समझा रहा था। लेकिन तांत्रिक खुद भी समझ चुका था कि ये चीज़ उसके बस से बाहर है। तो भूल गया। वो आवाज़ फिर गूंजी, लेकिन मैं नहीं भूली।
गुप्ता जी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मैंने क्या किया? उन्होंने गुप्ता जी ने हल्काते हुए कहा। अचानक कमरे के अंदर एक तेज हवा का झोंका चला और उसी के साथ दीवारों पर परछाइयाँ बनने लगी। लेकिन ये साधारण परछाइयाँ नहीं थी। हर परछाई एक अलग दृश्य दिखा रही थी। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई चिल्ला रहा था, कहीं कोई ज़मीन पर गिरकर मदद मांग रहा था। गुप्ता जी ने डरते हुए उन परछाइयों को देखा और अचानक उनकी सांसें अटक गई। उन परछाइयों में वो खुद थे। वो किसी पर चिल्ला रहे थे, किसी को धक्का दे रहे थे और फिर एक दृश्य साफ हुआ। एक जवान लड़का उनके सामने खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ, और गुप्ता जी उसे गुस्से में धक्का दे रहे थे। भाग जा यहाँ से, तू भाग जा यहाँ से। उन्हीं की आवाज़ गूंजी, वरना बर्बाद कर दूंगा तुझे। अगले ही पल वो लड़का पीछे की तरफ गिरा और सब कुछ अंधेरा हो गया। नहीं, गुप्ता जी जोर से चिल्लाए, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन वो आवाज़ फिर से आई, ये सच है। अंधेरे में वो साया अब और साफ दिखने लग गया। धीरे धीरे उसका चेहरा उभरने लगा और जैसे ही वो चेहरा पूरी तरफ से सामने आया, गुप्ता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। तू? उनकी आवाज़ टूट गई। वो वही लड़का था, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें लाल जल रही थी और शरीर जैसे किसी ने बेरहमी से तोड़ दिया हो। वो वापस आ गया। उसने धीमे से कहा। गुप्ता जी पीछे हटने लगे, लेकिन घेरा उन्हें रोक रखा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उन्होंने रोते हुए कहा। वो बस एक हादसा था जो मुझसे गलती से हो चुका था। लड़का हंसते हुए बोला, एक ठंडी डरावनी हंसी में। हादसा? उसने दोहराया, हादसा? तूने मुझे धक्का दिया था, सबके सामने अपमानित किया, और जब मैं गिरा उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई। तू मुड़कर भी नहीं देखा था। कमरे का तापमान और गिर चुका था। गुप्ता जी की पत्नी अब सिसक रही थी। हमें माफ़ कर दो प्लीज़। उसने हाथ जोड़ लिए, लेकिन वो साया अब सिर्फ गुप्ता जी को नहीं देख रहा था। माफ़ी? उसने धीरे से कहा। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हिसाब। तांत्रिक ने अचानक जोर से मंत्र पढ़ा। ये आत्मा अब शांत नहीं होगी, इसे बांधना पड़ेगा। उसने अपनी झोली से काला धागा निकाला और ज़मीन पर कुछ लिखने लगा। लेकिन जैसे उसने वो धागा ज़मीन पर रखा, वो अपने आप जल गया। तांत्रिक घबरा गया। ये बहुत शक्तिशाली हो चुका है, उसने डरते हुए कहा। साया अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और साये का हाथ उस घेरे को छूने ही वाला था। जैसे ही उसकी अंगुलियां उस अदृश्य सीमा से टकराई, चटाक, एक तेज चिंगारी निकली। कुछ पल के लिए वो पीछे हट गया, फिर उसने और जोर लगाया। घेरा अब टूटने लगा था। तांत्रिक चीखा, गुप्ता जी, आपने जो किया है उसका सामना आपको खुद करना होगा। कैसे? गुप्ता जी रो पड़े। उससे सच बोलिए दिल से, वरना ये यही ख़त्म कर देगा आपको। गुप्ता जी ने कांपते हुए उस साये की तरफ देखा। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। हाँ, मैंने गलती की है, उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा। मैंने तुम्हें अपमानित किया, धक्का दिया और मैं डर गया था। उनकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, ये मेरी गलती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। साया रुक गया। उसकी लाल आँखें अब थोड़ी बदल गई थी, जैसे उसे गुस्से के साथ दर्द भी दिखाई दे रहा हो। अब उसने धीरे से पूछा। गुप्ता जी ने हाथ जोड़ लिए। जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को छोड़ दो। ये सुनते ही साया कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। ऐसा लगा जैसे वो सोच रहा हो, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें फिर से तेज जलने लगी। अब कुछ देर हो चुकी थी। उसने ठंडे स्वर से कहा और अगले ही पल धड़ाम, सुरक्षा घेरा पूरी तरह से टूट चुका था। तांत्रिक जोर से पीछे गिर पड़ा और वो साया अब बिना किसी रोक टोक के सीधा गुप्ता जी के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे गुप्ता जी की ओर बढ़ाया, जैसे वो उसके अंदर से कुछ खींचने वाला हो। कमरे में हर चीज़ काँप रही थी, हवाएं, दीवारें, यहाँ तक कि ज़मीन भी। और उसी पल तांत्रिक ने आखिरी बार चीख कर कहा, अगर इसे अभी भी नहीं रोका गया तो यह सिर्फ एक जान नहीं लेगा, ये पूरे घर को अपने साथ ले जाएगा।
ये सब जैसे ही कमरे में गूंजे, अचानक चारों तरफ की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। पहले हल्की, फिर गहरी, जैसे पूरा घर अंदर से टूट चुका हो। गुप्ता जी ने घबराकर इधर उधर देखा। छत से मिट्टी गिरने लगी, फर्नीचर अपने आप हिल रहा था और वो साया अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। उनका हाथ बस कुछ इंच दूर था। तूने मेरी दुनिया छीन ली, अब मैं तेरी दुनिया छीन लूँगा। गुप्ता जी के पैरों ने जवाब दे दिए थे। वो वही घुटनों के बल गिर पड़े। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। उनकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैंने गलती की, लेकिन मेरी गलती की सज़ा मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को क्यों दी जाए? उसकी पत्नी रोते हुए उसके पास आ गई। हमें छोड़ दो, हम वहीं चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो साया अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें और तेज जलने लगी और तभी उसने अपना हाथ गुप्ता जी के सीने की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां गुप्ता जी के शरीर को छूने वाली थी, तांत्रिक अचानक उठ खड़ा हुआ। रुक जा, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज़ में एक अलग ही ऊर्जा थी। उसने अपनी झोली से एक मुद्री भस्मा निकाली और सीधे उस साये की तरफ फेंक दी। छड़ाक! जैसे ही भस्मा उस छाये से टकराई, वो एक पल के लिए पीछे हट गया। उसकी आवाज़ एक दर्द भरी चीख से बदल गई। आ! कमरा गूंज उठा। तांत्रिक ने मौका नहीं गंवाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और ज़मीन पर एक नया चक्र बनाने लगा। इस बार उसके हाथ काँप नहीं रहे थे। वो कुछ अलग ही कर रहा था। यह अंतिम उपाय था। उसने दांत पींचते हुए कहा, या तो ये ख़त्म होगा या हम। गुप्ता जी और उसकी पत्नी डर से जमे हुए सब देख रहे थे। साया फिर से वही खड़ा हो गया। अब साया पहले से भी ज़्यादा गुस्से में था। तू मुझे रोकेगा? तू मुझे रोकेगा? उसने तांत्रिक की तरफ देखते हुए बोला। तांत्रिक ने भी जवाब दे दिया। उसने अपनी अंगुलियों से ज़मीन पर आखिरी चिन्ह बनाया और फिर जोर से मंत्र पढ़ा। ओम काल भैराय नमः, ओम काल भैराय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ज़मीन पर बना वो चक्र हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। कमरे का अंधेरा अब उसे रोशनी से डर लग रहा था। साया कुछ पल के लिए रुका। फिर साया ने गुस्से में गराजते हुए बोला, उस चक्र की तरफ कदम बढ़ाया। तुझे लगता है तू मुझे रोक लेगा? और अगले ही पल वो पूरी ताकत से उस चक्र के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर आया, पूरा कमरा हिल गया। चक्र की रोशनी तेज हो गई और साया उसके बीचों बीच फंस गया। वो तड़पने लगा, चीखने लगा, नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और लगातार मंत्र पढ़ने लगा। गुप्ता जी ने पहली बार उस साये के चेहरे को ध्यान से देखा। अब उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द भी था, और जैसे वो सच में किसी अधूरी कहानी का हिस्सा हो। तू क्यों नहीं समझता? वो साया दर्द में चिल्लाया। मुझे न्याय चाहिए। गुप्ता जी के अंदर कुछ टूट गया। वो धीरे धीरे खड़े हुए और उस चक्र के पास आ गए। अगर यही तेरा न्याय है, उन्होंने कांपते आवाज में कहा, तो मैं तैयार हूँ। तांत्रिक चौंक गया। आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? लेकिन गुप्ता जी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उस साये की तरफ देखा, सीधे उसकी आँख में। मेरी जान चाहिए ना? ले ले, उन्होंने कहा, लेकिन इन सबको ख़त्म कर दे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। साया अब शांत हो गया था। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। लेकिन तभी अचानक वो साया जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो पहले से भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। अब ये इतना आसान नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा, और अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और चक्र की दीवार को पकड़ लिया। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये चक्र टूट जाएगा। साये ने पूरी ताकत से दबाव डाला और चक्र में दरार आ गई। रोशनी टिमटिमाने लगी। तांत्रिक की सांसें तेज हो गई थी। ये इसे रोक नहीं पाएगा। गुप्ता जी की आंखों में फिर से डर लौट गया। साया अब और जोर लगा रहा था। दरार बड़ी होती जा रही थी। तभी अचानक गुप्ता जी की पत्नी आगे बढ़ने लगी। बस, उसने जोर से कहा। सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने भी ज़्यादा हिम्मत। तू न्याय चाहता है ना? उसने साये से कहा। तो सुन, हम तुझे न्याय देंगे।
साया कुछ पल के लिए रुक गया। कैसा न्याय? उसने धीमे से पूछा। महिला ने गहरी सांस ली। हम तेरे सच को सबके सामने लाएंगे। तेरे साथ जो हुआ उसे छुपाएंगे नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक भी अब ध्यान से सुन रहा था। तू भुला दिया गया, उसने आगे कहा, लेकिन अब नहीं। हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे। साया अब बिल्कुल स्थिर था। उसकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे कम होने लगी। सच? वो बोला। सच में तुम ऐसे ही करोगे? पत्नी बोली। हाँ। कुछ सेकंड जो घंटे जैसे लगे और फिर अचानक साया पीछे हट गया। चक्र की दरार रुक गई। कमरे का कंपन धीरे धीरे शांत होने लगा। तांत्रिक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था, क्योंकि वो जानता था ये कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ रुका है। और साया अब धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहा था। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही। अगर झूठ बोला उसकी आवाज़, तो अगली बार मैं सिर्फ लेने नहीं आऊँगा। एक ठंडी सिरन पूरे कमरे में फैल गई। मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना कोई हवा, ना कोई आवाज़, बस तीनों की भारी सांसें। तांत्रिक धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ गया और उसकी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। गुप्ता जी और उनकी पत्नी अभी भी वही खड़े थे, जमे हुए, जैसे उनका दिमाग अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। कुछ सेकंड बाद बत्ती अपने आप जल उठी। कमरा फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन वो जो हुआ था वो सामान्य नहीं था। ये ख़त्म हो गया है क्या? गुप्ता जी ने धीमे से पूछा। तांत्रिक ने अपनी तरफ देखा और सिर हिलाया। नहीं, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यह अब आपके हाथ में है। अगर आपने सच छुपाया या डर के कारण पीछे हटे, तो अगली बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। गुप्ता जी ने आंखें बंद कर ली। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन सुबह का समय था। घर में अजीब सी खामोशी थी। कल रात की घटना के बाद दोनों ने एक पल ठीक से नींद नहीं ली थी। गुप्ता जी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में फ़ोन था, लेकिन उंगलियां काँप रही थी। पत्नी उनके पास आकर बैठी। करिए, अब पीछे मत हटिए। गुप्ता जी ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक नंबर डायल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। उनकी आवाज़ भारी थी। मुझे एक पुरानी घटना के बारे में बयान देना है। पत्नी की आवाज़ में हल्की उम्मीद चमकी। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटे बाद पुलिस स्टेशन में गुप्ता जी ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे सालों पहले एक लड़का उनके ऑफिस में काम करता था। कैसे एक छोटी सी गलती पर उन्होंने उसे सबके सामने अपमानित किया था और फिर गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिर चुका था। गुप्ता जी की आवाज़ टूट गई और मैं डर गया। मैंने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। कमरे में बैठे पुलिस ऑफिसर चुप थे और उन्होंने पूछा। गुप्ता जी की आंखों में आंसू गिरने लगे। मैं वहाँ से चला गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया कमरे में। फिर ऑफिसर ने धीरे से कहा, आपको पता है वो लड़का उसी रात मर गया था? गुप्ता जी ने सिर झुका लिया और केस एक्सीडेंट मान कर बंद कर लिया गया। पत्नी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और सच बाहर आ चुका था। 3 दिन बाद घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं। तांत्रिक की बात सच लग रही थी। शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पत्नी ने धीरे से कहा। गुप्ता जी भी थोड़ा शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर अभी भी बाकी था। उसी रात करीब 2 बजे गुप्ता जी की आंखें अचानक से खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कुछ अलग सा, बहुत अलग। उन्होंने लगा कोई उन्हें देख रहा है। धीरे धीरे उन्होंने सिर घुमाया और उनकी सांसें रुक गई। कमरे के कोने में वही लाल आंखें, फिर से, पहले से भी ज़्यादा साफ, पहले से भी ज़्यादा पास। नहीं, ये नहीं हो सकता, गुप्ता जी के मुंह से निकला। उनकी पत्नी भी जाग गई। क्या हुआ? लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी चीख निकल गई। वो साया फिर से वही था, लेकिन इस बार वो शांत नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि धोखा था। तूने झूठ बोला ना? उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। गुप्ता जी का दिल बैठ गया। नहीं, मैंने सब बता दिया है। मैंने सब कबूल किया। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। सब, उसने दोहराया। और फिर अचानक कमरे की दीवार पर एक नया दृश्य उभरा। गुप्ता जी की आंखें फैल गई। उस दृश्य में वो अकेले नहीं थे, और कोई और भी था। एक आदमी जो उस लड़के को पहले से परेशान कर रहा था, जो उसे ब्लैकमेल करता था और जिसे गुप्ता जी भी जानते थे, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। तूने उसे बचा लिया ना? साया गुर्राया। और मुझे भुला दिया। गुप्ता जी पूरी तरह टूट गए। मैं डर गया था, उन्होंने रोते हुए कहा।
अब डर खत्म होगा, साया ने ठंडे स्वर में कहा। और अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ा। इस बार कोई सुरक्षा चक्र नहीं था, कोई तांत्रिक नहीं था, कोई बचाव नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो साया। पत्नी चीखती रही, नहीं उसे छोड़ो। लेकिन सब कुछ जल्दी हुआ। लाल आंखें अचानक और तेज चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह घर के बाहर खड़ी भीड़, पुलिस, एम्बुलेंस, दरवाज़ा खुला था और गुप्ता जी की लाश पड़ी थी। चेहरे पर डर, ऐसा जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ अकल्पनीय देखा हो। पत्नी एक कोने में बैठी थी, सदमे में, चुपचाप। एक पुलिस वाला धीरे से बोला, लगता है हार्ट अटैक आया है। दूसरे ने सिर हिलाया, हाँ शायद डर के कारण आया होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली वजह क्या थी। उस रात घर अब खाली था, अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा ज़्यादा देर तक नहीं था। धीरे धीरे कमरे के कोने में फिर से वही दो लाल आँखें उभरने लगी और इस बार उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, गुप्ता जी की। और वो साया धीरे से फुसफुसाया, अब हिसाब पूरा होगा। और दोनों अंधेरे में गायब हो चुके हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।